याद रख लीजिएगा, आज से जो क्लास स्टार्ट होगी हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, जो आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, जो बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक अपन चलेंगे, सिलेबस वाइज ही अपन आगे बढ़ेंगे, अपन इधर उधर भटकने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, जिसको अपन इतिहास दर्शन कहते हैं, तो आइएगा, नमस्कार है मेरा कमोद, और बाकी लोगों को भी। तुरंत अपन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और तैयारी रखिएगा। फिर इस शुक्रवार शनिवार रविवार को आपका टेस्ट अपनी जगह पर होगा। सीधा मैं आपको पीडीएफ की तरफ लेकर बढ़ता हूं आगे, ताकि मुझे सबसे पहले जवाब दे दीजिएगा, बेकन को इतिहास का जनक किसने बोला है? बेकन को इतिहास का जनक किसके द्वारा बोला गया? मेरा पहला प्रश्न है कमोद आपको, मेरा पहला प्रश्न है, बेकन को इतिहास का जनक किसके द्वारा बोला गया है? जवाब दीजिएगा। और ये आ जाइए आप, बिल्कुल सीधा अपन अपने टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। ये आपका खुल चुका है इतिहास का दर्शन। क्लियर। बेकन को इतिहास का जनक किसके द्वारा बोला गया? कमोद मेरा प्रश्न है आपको, और थोड़ा जल्दी कमेंट करिएगा ताकि अपने को इजीली चीजें याद होती चली जाएं। देखिएगा, जो मैंने आपको कहा था, कई जगह पर आप लोग पाओगे कि इतिहास दर्शन और इतिहासवाद में आप विशेष अंतर नहीं पाओगे। इतिहास दर्शन एवं हिस्टोरिसिज्म, इतिहासवाद में आप कॉलिंगवुड, राइट, में ज्यादा अंतर नहीं पाते हो। एक बात और है, अच्छा सुनीता आ गई क्या? नमस्कार सुनीता। एक अंतर आप और देखोगे, इतिहासवाद का प्रवर्तक हमने किसको बोला है? हीगल को बोला है। याद रखिएगा इस बात को, इतिहासवाद का प्रवर्तक बोला गया है किससे? हीगल को, राइट। लेकिन इतिहास दर्शन का जो जनक है वो अकॉर्डिंग टू कॉलिंगवुड, ये भी याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू कॉलिंगवुड हमने बोला है किसको? वॉल्टेयर को। सो इतिहास दर्शन का जनक, नमस्कार सुनीता, इतिहास दर्शन का जनक बोला गया वॉल्टेयर को। और इतिहासवाद, मैं फिर बोल रहा हूं, कई जगह पर आपको इतिहासवाद और इतिहास दर्शन सिमिलर से मिलते हैं। हालांकि मैंने जो अभी पीडीएफ अपलोड किया है आज, अभी ठीक 5-7 मिनट पहले, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा और अपने आप को टेस्ट पेपर के लिए बिल्कुल तैयार रखिएगा जी। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि इतिहास दर्शन का मुख्य उद्देश्य असल में इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन करना था। हम जानते हैं आरंभिक काल में इतिहास का स्वरूप धर्मशास्त्रीय था। हम हर घटना के पीछे ईश्वरीय कारकों को, देवीय कारकों को जिम्मेदार मानते थे, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वैदिक हिंदुइज्म की ही क्यों ना हो। हमारा हर चीज के पीछे नजरिया धार्मिक था। जैसे कि महाभारत में आप उल्लेख पाते हैं, ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सीख मिलती हो, वही इतिवृत्त है। अब हम इसमें इस परिप्रेक्ष्य में नहीं जा रहे कि इसके पीछे के मायने क्या हैं, लेकिन आप समझिएगा महाभारत जो यहाँ पर हमें कहना चाहता है, ये जो कहना चाहता है वो सिर्फ ये है कि आपको हर वो कार्य करना है जो कि आदर्श और नैतिकता की सीख दे सके समाज में। हम जानते हैं मोटे तौर पर ये बात बड़ी अच्छी लगती है, एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए जरूरी भी है इस तरह की मॉरलिटी या नैतिकता के लिए। लेकिन सच्ची बात यह है कि हर वो इंसान जो जीवित रूप में इस धरती पर है, वो हमेशा आदर्श और नैतिकता में बंधा हुआ नहीं रहता है। चाहे अपराध की बात हो, चाहे जाने अनजाने की गई गलतियां हों, कहीं ना कहीं वो इन विषयों से भटक कर इस तरह की घटनाएं करता है। तो इतिहास दर्शन का उद्देश्य उन तमाम घटनाओं की तह में जाना होता है। अब यदि इतिहास का अध्ययन इस दृष्टिकोण से किया जा रहा है कि जी दुनिया की प्रत्येक घटना नियतिवादी है और पहले से फिक्स है, तब तो ये एक प्रकार का एक स्वरूप हो गया। लेकिन यदि हम घटनाओं के घटने में किसी अलौकिक शक्ति को ना मानकर जगत को ही मानते हैं, तो ये दूसरा दृष्टिकोण हो जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आरंभिक आपको एक दृष्टिकोण प्राप्त होता है, तो पहले राजा और जो कुलीन लोग होते थे वो अपने संस्मरणों को व्यक्तियों या अपने बुजुर्गों के माध्यम से सुनी सुनाई बातों को लिखवा दिया करते थे। अब होता क्या था कि जब
जो सभी घटनाएं जब एक साथ सामने आ जाती है तो कई उनमें एक तो तारतम्यता का अभाव होता है, उलझने होती है, इंटरडिसिप्लिनरी नहीं हो पाता, संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। कुल मिलाकर फिर इस चीज की आवश्यकता हुई कि आप घटना विशेष का ही वर्णन करिए, आप सिर्फ घटना विशेष का ही वर्णन करिए, अदरवाइज आप व्यवस्थित अध्ययन नहीं कर पाओगे। अतः घटना विशेष की तरफ ऐतिहासिक लेखन केंद्रित होता है। इसलिए ये कहा गया कि अब इस प्रकार के ऐतिहासिक घटनाओं के प्रस्तुतिकरण में चिंतन, विवेक आधारित, अनुसंधान आधारित, तथ्य परक और तथ्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर चयन की प्रक्रिया आरंभ होती है। और मैंने पहले भी कहा था, इसी चयन की प्रक्रिया को हमने जो नाम दिया है हिस्ट्री में, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री के एक स्वरूप का, वो है एनालिटिकल या जिसको हम कहते हैं विश्लेषणात्मक फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, हम उसे ये बात कहते हैं। तो जो हम समझ रहे हैं कि इतिहास का स्वरूप धार्मिक तथा पौराणिकता से दौर से गुजरते हुए जब कई प्रकार की वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी जिसको हम कहते हैं, या इस्लामिक या चीनी इतिहासकारों के जब हम संपर्क में आते हैं, और फिर बाद में हम जब आधुनिक वैज्ञानिक युग में प्रविष्ट करते हैं, हालांकि उससे पहले हम रिनेसा की बात करें, पुनर्जागरण की बात करें, जहां पर मानवतावाद को या मानववाद को बहुत प्रमुखता से ध्यान दिया गया, तब ये कहा गया कि जीवन का सौंदर्य भी कोई चीज होती है। आप हर चीज में दैवीय कारकों को जिम्मेदार नहीं मान सकते हो, आपको अपने अध्ययन की इकाई मानव को मानना पड़ेगा, मानवीय कमजोरियों को, मानवीय अच्छाइयों को, मानवीय ताकत को और कमजोरियों को मानना पड़ेगा, और उन्हीं के इर्द गिर्द इतिहास का ताना बाना बुनना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर फिर इतिहास में दर्शन और विज्ञान का एक तरह से उसका प्रयोग किया जाता है। सो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतना सा है कि धीरे धीरे इतिहास संपूर्ण मानवीय इकाई से निकलकर या मानवतावाद से निकलकर एक विशेष घटना, एक विशेष मानव तक आकर केंद्रित हो जाता है, ताकि सभी घटनाओं को एज इट इज प्रस्तुतिकरण से उनमें जो सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है, घटनाओं के घटने के क्रम में उनका जो वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो पाता है, उन समस्याओं से हम लोग बच सकें। अब आपको यहाँ पर ये बात याद रखना है, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपके सामने अब लेकर आ रहा हूं। सबसे पहले H.G. वॉल्श ने, अभी आपने पिछली क्लासेस में देखा था कि मैंने इन चीजों को उस समय आपके सामने नहीं रखा था। मैं चाहता था कि धीरे धीरे आपका मैं लेवल बढ़ाऊं, क्योंकि पहली बार आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और अभी तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया कि अब आप लोग इनको आसानी से समझ सकते हैं। H.G. वॉल्श ने पहली बार इतिहास के दर्शन के दो स्वरूपों की व्याख्या करी अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। याद रखिएगा, मेरे साथ साथ लिखते चले जाइएगा, पुस्तक का नाम है एन इंट्रोडक्शन, लिख लीजिएगा साथ साथ, टू फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, एंड दिस बुक इज रिटन बाय H.G. वॉल्श, राइट। हमने ये बात भी देखा था कि अब देखो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनेगा यहाँ पर, कि इतिहास के जो दो दर्शन हमें प्राप्त होते हैं, उनको पहली बार उनकी व्याख्या किसने करी, तो आपका आंसर होगा H.G. वॉल्श ने। एक तो आपके सामने आता है परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन, स्पेक्युलेटिव फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, और जो दूसरा आपके सामने आता है वो है एनालिटिकल फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, यानी कि विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन। अब यहाँ पर देखना, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है कि पहली बार व्याख्या किसने करी है, तो आपका जवाब होगा H.G. वॉल्श ने, राइट। अच्छा जी, कौन सी पुस्तक में की है, एन इंट्रोडक्शन टू फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, लेकिन पहली बार इनका नामकरण किसने किया है, तो आपका आंसर होगा प्रोफेसर ब्रॉड ने। चाहे स्पेकुलेटिव फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री हो या एनालिटिकल फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री हो, इनको पहली बार नाम दिया गया प्रोफेसर ब्रॉड ने, लेकिन इनको पहली बार दुनिया से परिचय करवाया गया H.G. वॉल्श के द्वारा। सो आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि आप अतीत में घटने वाली घटनाओं को क्रियाकल्पना के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जिसका संबंध घटना की वास्तविकता से होगा, यानी कि जो घटा आपने उसमें किसी बाह्य कारक को जिम्मेदार मान लिया,
जी, तब तो वो परिकल्पनात्मक एक स्पेक्युलेटिव यानी कि आपने कल्पना के आधार पर लिखा। लेकिन अतीत की घटनाओं के वर्तमान में उसकी जब पुनर्रचना आप कर रहे हो, तो उसको बिना छेड़छाड़ के, बिना अपने पूर्वाग्रह के, बिना किसी बाह्य कारकों के, एक्सटर्नल फैक्टर्स को उसमें के लिए जिम्मेदार मानते हुए, जिन लोगों से संबंधित वो घटना है, उनकी मानसिकता, उनकी सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति के इर्द गिर्द यदि आप इतिहास का विभिन्न वैज्ञानिक विधियों को काम में लेते हुए, साक्षात्कार हो गया, जैसे क्रॉस चेक हो गया, जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, उनके आधार पर यदि आप अतीत की रचना करते हैं, तो फिर ये घटना का वैज्ञानिक चिंतन कहलाएगा, जिसे प्रोफेसर ब्रॉड ने एनालिटिकल अप्रोच ऑफ फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री नाम दिया। आई थिंक कि आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई है। अब मैं दोनों का आज इस आने वाली, अब जो हमारे पास लगभग 45 मिनट का टाइम शेष है, उसके अंदर ये पहली यूनिट को मैं पूरा समेट दूंगा। और अब आपको तैयारी रखनी है साथ साथ, याद रखिएगा मेरी बात को, क्योंकि अब जो हम मॉक टेस्ट जो ले रहे हैं संडे को, सैटरडे को, वो बहुत हैवियर होते चले जाएंगे। सो यदि मैं यहाँ पर एक कॉलम और आपके सामने बात करूं, देखो आपको यहाँ पर जो विशिष्ट बात समझनी है कि पहली बार इन दोनों स्वरूपों की व्याख्या किसके द्वारा की गई, तो आपका आंसर होगा वॉल्श के द्वारा, अभी आपने पढ़ा, राइट। लेकिन यदि प्रश्न आए कि इनका पहली बार नामकरण दोनों का ही किसके द्वारा किया गया, तो फिर आपका आंसर होगा प्रोफेसर ब्रॉड द्वारा, राइट। अब ये चीजें इतना आसान हो जाता है जब हम पढ़ने का तरीका बड़ा वैज्ञानिक रखें। और मैं कोशिश करता हूं कि क्लास में आने से पहले इन फैक्ट्स, क्योंकि इनकी हिंदी जो है ना, इनकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स, बड़ी क्लिष्ट है हिंदी की ही भाषा का यदि मैं प्रयोग करूं तो। आइएगा सीधी बात करते हैं, दो स्वरूप आपके सामने आ रहे हैं जिनको पहली बार प्रोफेसर एच जी वॉल्श ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री में दुनिया से परिचय कराया, और इनका नामकरण किया गया पहली बार प्रोफेसर ब्रॉड के द्वारा। देखिएगा, जो पहला आपको प्राप्त हो रहा है स्पेकुलेटिव फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री यानी कि परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन, इसको इतिहास का चिंतनशील दर्शन भी कहते हैं, चिंतनशील, परिकल्पनात्मक, कल्पनावादी भी कहते हैं। बट जो सेकंड जो अप्रोच है एनालिटिकल फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री यानी कि विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन, इसको आप समीक्षात्मक, राइट, जिसको आप क्या कहना चाहिए, आलोचनात्मक, जिसको क्रिटिक जो होता है, और इसको विषयनिष्ठ इतिहास भी कहा जाता है। इसको विषयनिष्ठ इतिहास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी विषय वस्तु मात्र एक मनुष्य होती है। चिंतन जो इकाई है, एनालिटिकल फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री की जो अध्ययन की इकाई है, चिंतन की जो इकाई है, वो मात्र एक मनुष्य है, वो मात्र एक मनुष्य है। जबकि यहां पर संपूर्ण मानवतावाद है, यहां पर संपूर्ण मानवतावाद है। उम्मीद करूंगा तेजी से इन दोनों बातों को आप लोग लिख लें, तेजी से आप इन दोनों बातों को लिख लें, ताकि आपको फिर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और जैसे जैसे आप मेरे साथ साथ लिखते चले जाओगे, आपको यहीं पर इजीली चीजें याद होती चली जाएंगी, इसलिए मैं आप लोगों से ये बात बोलता हूं, राइट। नेक्स्ट आप लोग आइएगा जी। तो ये दो बातें तो आपके सामने बहुत अच्छे से आ गई है। यदि हम इनकी विशेषताओं की बात करते हैं, ये बात भी आप लोग समझिएगा, यदि हम इन दोनों की विशेषताओं की बात करते हैं, तो जो पहला जो आपके सामने कॉलम खुला हुआ है, जो पहली अप्रोच आप लोग देख रहे हो, याद रखिएगा, वो है औपचारिक और अर्थवादी। औपचारिक एवं अर्थवादी यानी कि आप हर चीज में एक अर्थ ढूंढ रहे हो, और वो अर्थ इस भौतिक जगत का नहीं है, पारलौकिक है। और ये औपचारिक है, औपचारिक का मतलब आप एक सेट सेट ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, जो जो आपको धार्मिक जो एक स्ट्रक्चर आपके समाज में उस जमाने में स्थित है, सिर्फ आप उसको फॉलो कर रहे हैं, चाहे इस्लामिक हो या जो बिल्कुल शुरुआती दौर के अंदर, कि जी हर चीज के पीछे देवीय कारक है, ईश्वरीय कारक है, इसलिए इसको आपने औपचारिक एवं अर्थवादी बोल दिया है। आगे देखिएगा, दूसरी बात, इसके अंदर
इतिहास की घटनाओं के अंदर विशेष महत्वपूर्ण अर्थ का, देखो ये बात आ गई, विशेष महत्वपूर्ण अर्थ का अन्वेषण करते हैं। अब ये जो बात सामने आ रही कि ये अर्थ वाली बात से हमारा अभिप्राय क्या है, तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनके बारे में शुरुआती दौर में हर धर्म का ये मानना था कि इंसान का अपनी इच्छाओं पर, अपनी नियति पर, अपने कर्मों पर कोई नियंत्रण नहीं है। वो ईश्वरीय कारकों से, देवीय कारकों से, पारलौकिक कारक शक्तियों से पूरी तौर पर वो प्रभावित है। अतः उसके द्वारा जो घटना घटित की जा रही है उसके लिए हम सीधा सीधा मनुष्य को जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं। इसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि ये इतिहास के वर्णनात्मक पहलू द्वारा भविष्य का पथ प्रदर्शन करता है। जरा दूसरी तरफ आइएगा, तो पहला तो हो गया औपचारिक एवं अर्थवादी, लेकिन दूसरे की बात की जाए तो जो दूसरा हमारे सामने है जिसको हमने विश्लेषणात्मक कहा है, इसमें इतिहास स्वयं इतिहासकार की प्रत्यक्ष क्रियाविधि से संबंधित है। यानी कि इतिहासकार जो घटनाओं के लिए कारकों को जिम्मेदार सामने देख रहा है, भौतिक सत्यापन, भौतिक अन्वेषण, वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा, समझना बात को, उससे संबंधित ये अप्रोच है। इसके अंदर विज्ञान की तरह तार्किक विश्लेषण किया जाता है और इसमें अतीत का आलोचनात्मक तथा सारांश भी प्रस्तुत किया जाता है। आलोचनात्मक तथा सारांश भी प्रस्तुत किया जाता है। तो जरा अब आप मुझे सबसे पहले इस बात को समझाने का प्रयास करिएगा, सबसे पहले मुझे इस बात को समझाने का प्रयास करिएगा कि किस अप्रोच के अंदर हम विचार विमर्श की गुंजाइश रख सकते हैं। पहली बार जवाब निकालिएगा, किसके अंदर हम विचार विमर्श की गुंजाइश रख सकते हैं? थोड़ा जल्दी जवाब दीजिएगा मेरे को, जितना जल्दी हो सके। राइट, देखते हैं जवाब आया स्पेकुलेटिव में। बिल्कुल सही बात है, विचार विमर्श की गुंजाइश स्पेक्यूलेटिव में। ये जवाब आया मेरे पास कमोद का। ओके कमोद, मैंने कुछ पूछा आपसे कि किसके अंदर हम विचार विमर्श की गुंजाइश रख सकेंगे। सुनीता, आपका भी जवाब आ जाना चाहिए। पहला जवाब बिल्कुल क्लियर आ चुका है कमोद का। अच्छा, सुनीता गायब हो गई है। देखो एक बात आपको ये बात तो याद रखनी पड़ेगी कमोद, यदि मैंने कहा है आलोचनात्मक, तो मेरे भाई समझने का प्रयास करिए, जहां पर धर्म आ जाएगा क्या वहां पर आलोचना पॉसिबल है क्या? और आज मैं ये दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं मेरे भाई, इसका आंसर होगा विचार विमर्श। जब शब्द ही आलोचना आ गया तो विचार विमर्श की, वाद प्रतिवाद की गुंजाइश आप जानते हो वो किसके अंदर होगी? एनालिटिकल अप्रोच में। आप स्पेकुलेटिव में कैसे ले सकते हैं? सोच कर देखिएगा तो यहां पर आपका आंसर ये सिरे से गलत है कमोद। राइट, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई है। अब आगे देखिएगा कि जहां पर ये, यदि मैं इसकी बात करूं एनालिटिकल वाले की, तो ऐतिहासिक तथ्यों की स्थापना एवं स्पष्टीकरण द्वारा आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिल रहे हैं कि घटना क्यों घटी, और फिर आप उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करके निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं एक अंतर और, जो स्पेकुलेटिव है। देखो ये जो परिकल्पनात्मक दृष्टिकोण है, ये उन आधारभूत कारकों को निर्धारित करने का प्रयत्न करता है जो ऐतिहासिक शक्तियों को निर्देशित करती, जैसे दैवीय कारक, तथा इतिहास की सीमा से आगे बढ़कर सिद्धांतों को सूत्र में पिरोता है। जबकि यदि आप बात करें स्पष्ट तौर पर जो विश्लेषणात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसमें इतिहास लेखन की मुख्य समस्याओं जैसे साक्ष्य, स्रोतों के वैज्ञानिक अध्ययन, यह दर्शाता है कि असल में इतिहास में यथार्थ में क्या हुआ होगा, मतलब जो देखा उसका आपने वास्तविक अध्ययन करके उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। जबकि
परिकल्पनात्मक में आप एक परिकल्पना कर रहे हो जी कि कोई ऐसी शक्ति होगी जिसके जिसके चलते ये घटना घटी। आगे देखिएगा, हीगल की बात की जाए, सो हीगल के अनुसार, समझिएगा, हीगल के अनुसार यदि मैं परिकल्पनात्मक की बात करूं, हीगल के अनुसार हीगल ने परिकल्पनात्मक दृष्टिकोण को इतिहास का प्रत्यात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल कंसिडरेशन ऑफ हिस्ट्री बोला है। कॉन्सेप्चुअल यानी कि प्रत्यात्मक दृष्टिकोण बोला है। जबकि यदि हम बात करें एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक की, तो यहाँ पर समीक्षात्मक इतिहास का दर्शन शास्त्र, समझिएगा, समीक्षात्मक इतिहास का दर्शन शास्त्र असल में इतिहास विज्ञान का व्याकरण है। इतिहास विज्ञान का व्याकरण है, यानी कि आप साहित्य के रूप में तो लिख रहे हो इतिहास को, लेकिन जो साहित्यिक जो व्याख्या हो रही है वो व्याख्या वैज्ञानिक है। इस बात को समझिएगा, किसके अंदर, जो आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक जो दृष्टिकोण है उसमें साहित्यिक व्याख्या तो है, लेकिन वो साहित्यिक व्याख्या वैज्ञानिक निष्कर्षों के तहत निकाली गई है और वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद ही निकाली गई है। कमोद कंफर्म करिएगा, सारी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। नामकरण की बात की जाए तो नामकरण मैंने पहले ही आपके सामने स्पष्ट कर दिया, बहुत अच्छे से इस बारे में स्पष्ट कर दिया कि नामकरण के रूप में हमारे सामने क्या रहा है। प्रोफेसर ब्रॉड ने दोनों का ही नामकरण किया है, मैं बता चुका था। यदि मैं प्रवर्तक की बात करूं तो जो परिकल्पनात्मक है उसके प्रवर्तक है प्लेटो और अरस्तु, प्लेटो एवं अरस्तु। लेकिन यदि मैं बात करूं आपके सामने जो स्पेक्युलेटिव के बाद जो एनालिटिकल यानी कि जो विश्लेषणात्मक है उसके जो प्रवर्तक है वो है बार्टफोल्ड, नेबूर, लियोपार्ड वॉन राके, राइट। इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करी है। संस्थापक की बात की जाए तो हमारे सामने स्पष्ट तौर पर फाउंडर के रूप में परिकल्पनात्मक की बात हमारे समक्ष आ रही है। देखो, जो स्पेक्युलेटिव जो मेथड है उसको प्रोफेसर वाल्श ने उसका संस्थापक स्पष्ट तौर पर किसको माना है, याद रखिएगा, हीगेल को। असल में हीगेल ने इतिहास दर्शन को गंभीर, मौलिक एवं युगांतकारी स्वरूप प्रदान करते हुए उसे घटनाओं का मात्र संकलन मात्र मानने से इनकार कर दिया, और वो ये कहता है कि हर घटना अपने अंदर कार्य कारण को छिपाए रहती है, अतः इतिहास का संबंध उन कार्य कारणों से भी होता है। अब भले ही ये जो कार्य कारण है ये चाहे देवीय कारक ही क्यों ना हो, क्योंकि पहली बार हीगल ने इसके अनुसंधान में कार्य कारणवाद यानी कि तह तक जाने का प्रयास किया, चाहे उसके पीछे की शक्ति, प्रेरक शक्ति कुछ भी हो। लेकिन हीगल ने जो कि पहली बार ये बात रखी कि इतिहास की घटनाओं को हमें सिर्फ यूं नहीं उठाना चाहिए कि ये घटित हुआ था, वरना फिर आप झूठ का पुलिंदा हो जाओगे, जिस प्रकार से हेरोडोटस ने सुनी सुनाई बातों को बिना दिमाग लड़ाए विवेकहीन तरीके से लिख दिया। अतः प्रोफेसर वॉल्श ने परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का वास्तविक संस्थापक इसको माना है, हीगल को माना है। हमें यहाँ पर इस तरह की कोई बात हमारे सामने जो दूसरा जो अप्रोच है वहां पर नहीं आ रही है। आगे देखिएगा, यदि मैं ऐतिहासिक भूमिकाओं की बात करूं तो कॉलिंगवुड ने स्पष्ट तौर पर परिकल्पनात्मक को इतिहास दर्शन का प्राचीनतम स्वरूप माना है, जबकि जो विश्लेषणात्मक है उसको आधुनिक और वैज्ञानिक स्वरूप मानकर वो बात करते हैं। अब यदि इनकी ऐतिहासिकता की बात को थोड़ा सा और बढ़ाए तो सोचिएगा, अरस्तु तो इतिहास को कविता से भी अधिक तुच्छ मानता है, अरस्तु। और वोल्टेयर ने मृत अतीत के प्रति एक चाल मानकर उसकी व्याख्या करी कि आप चालाकी से, और कई ये वोल्टेयर गलत नहीं है कि आप मृत अतीत को भी कई बार तो वर्तमान के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो इतिहासकार हैं, वो अपने आदर्शों, अपनी विचारधारा से प्रभावित होकर तोड़ मरोड़ कर अपने लाभ के लिए उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए इसने कहा मृत अतीत के प्रति एक चाल माना। दोनों का ही उद्देश्य हम जानते हैं बिल्कुल सेम सा है, ऐतिहासिक घटनाओं का मूल रूप में उसको सामने लेकर आना। लेकिन दोनों की जो विधियां हैं इनमें रात दिन का अंतर है। विधियों में क्या है कि जो परिकल्पनात्मक जो विधि है वो उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अज्ञात तथ्यों का अनुमान लगाकर उसे प्रस्तुत करती है। अब यहाँ पर जो ये अज्ञात तथ्य जो शब्द आ रहा है ये क्या है, ये पारलौकिक कारक है जो इस विचारधारा पे टिकी हुई है कि कुछ शक्ति है इस जगत से परे
जिसके ऊपर इंसानी इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं है, अपितु इंसान की इच्छाएं, इंसान के समस्त क्रियाकलाप, समस्त मैनकाइंड जो बिजनेस है, जो उद्योग है, वो उसी शक्ति से प्रभावित है। सो घटना की वास्तविकता के आधार पर, समझिएगा, घटना की वास्तविकता के आधार पर संपूर्ण मानवीय क्रियाकलाप का यहां पर एक तरह से अध्ययन किया जाता है। राइट, आगे देखिएगा, संपूर्ण मानवीय क्रियाकल्पना, मैंने कहा भी था आपको कि अध्ययन की इकाई क्या होगी, जो परिकल्पनात्मक है वहां पर तो संपूर्ण जो मानवीय क्रियाकलाप है, इसको आप मैनकाइंड कहते हैं। जबकि मैं विश्लेषणात्मक की बात करूं तो यहां पर व्यक्ति विशेष, यहां पर व्यक्ति विशेष की मात्र चर्चा होती है। तो आप इसकी विधि को देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि उपलब्ध तथ्यों को जोड़कर इतिहास को पुरानी कथा की तरह प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक विधियों के द्वारा, जो कि संयोजनात्मक यानी कि सिंथेटिक इतिहास का दर्शन। देखो ये जो शब्द आया है यही सबसे महत्वपूर्ण है, सिंथेटिक, सिंथेटिक या जिसको आपने कहा संयोजनात्मक इतिहास, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप जब उन तथ्यों को एक कथा की तरह, इसलिए तो उसको वैज्ञानिक व्याकरण कहा है, इतिहास की व्याख्या के, जब आप उसे सिंथेसिस कर रहे हो, उसको सिंथेटाइज मतलब उसका विश्लेषण कर रहे हो या पुनर्निर्माण कर रहे हो, तो आपने मात्र उन फैक्ट्स को उठाकर एज इट इज नहीं जोड़ दिया है, आप हर घटना के मूल में जाकर उनके कार्य कारण संबंधों की वैज्ञानिक व्याख्या करने के पश्चात ही फिर वर्तमान में उनके निष्कर्षों के साथ उस जमाने के, अतीत काल के मनुष्य के समाज की घटनाओं की आप जानकारी प्रस्तुत करते जा रहे हो। नेक्स्ट देखिएगा, राइट, इनके स्वरूप की बात की जाए, कमोद आप इस समय सिंगल वन बंदे हैं, बताइएगा कमोद यहां तक समझ में आया नहीं आया इस क्लास को, बोलिएगा मुझे। यदि स्वरूप की बात की जाए तो इस स्वरूप को भी समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, जो परिकल्पनात्मक स्वरूप है वो परंपरावादी कट्टर धर्मशास्त्री है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लाइन आपको बहुत कुछ समझा देगी। परंपरावादी है, कट्टर है और धर्मशास्त्री है। इसका मतलब मेरे भाई क्या निकलकर सामने आ रहा है कि यहाँ पर आलोचना, वाद विवाद, राइट, विचार विमर्श की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो कट्टर हो गया। सो विचार विमर्श की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है। जबकि यदि बात की जाए तो ये आलोचनात्मक और वैज्ञानिक है। चूंकि आलोचनात्मक और वैज्ञानिक है तो यहाँ पर तार्किक विचार विमर्श और प्रतिवाद के द्वारा फिर आप ऐतिहासिक अवधारणाएं या विचार विमर्श के द्वारा निष्कर्ष स्थापित कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कमोद अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। राइट, आगे देखिएगा, यदि अपन बात करें स्पेक्युलेटिव की, परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन औपचारिक है और क्या बोलते हैं इसको, अर्थवादी है। औपचारिक अर्थवादी है तो इसके अंदर इतिहास का जो जो उद्देश्य होता है वो एक विशेष कारक का अन्वेषण करना होता है। जबकि आलोचनात्मक इतिहास दर्शन पूरी तौर पर विश्लेषणात्मक है, जिसका उद्देश्य इतिहास का वैज्ञानिक विश्लेषण, तार्किक तार्किक कारणों के द्वारा उनका सत्यता पूर्व अन्वेषण, जिसको आप कह सकते हो एक तरह से ट्रू साइंटिफिक एनालिटिकल मेथड के द्वारा उनके कंक्लूजन्स तक पहुंचना, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना और फिर फाइनल कंक्लूजन और जो अवधारणाएं होती हैं उनको स्थापित करना। नेक्स्ट, आगे देखिएगा, यदि इनके मतों की बात की जाए तो आप सारी बातों को ढंग से समझ लीजिएगा। मतों में तो आप बिल्कुल क्लियर सी बात है, कोई ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई विशेष आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जैसे विको ने साफ कहा है, इनकी बात अब इधर वालों की जो भी बात आएगी वो यही आएगी कि मनुष्य के ऊपर कहीं ना कहीं वो बाहरी कारकों से प्रभावित है। जबकि यहाँ पर जो बात सामने आएगी, देखो डोडेल क्या कहते हैं, कोई भी तथ्य वस्तुनिष्ठ नहीं होता, अपितु तथ्य को विषय से पृथक करके वस्तुनिष्ठता प्रतिरूपित की जाती है। बात समझ में आ गई? यानी कि कोई भी इतिहास का कोई भी तथ्य अपने आप में वस्तुनिष्ठ नहीं है, किसी भी सूरत में वस्तुनिष्ठ नहीं है। इतिहासकार को अपने पूर्वाग्रहों, अपने विचारधाराओं, अपने आदर्शों से हटकर हटकर और उन तथ्यों को जो वास्तव में जिस रूप में है उनका
अन्वेषण करना होगा। आप अपनी जगह से, अपनी तरफ से आदर्शवादी विचारधारा को नहीं थोप सकते हो। प्रोफेसर शेख अली साहब का भी यही कहना है स्पष्ट तौर पर कि विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का अभिप्राय अतीत का आलोचनात्मक और सारांश युक्त व्याख्या है। क्लियर? अभी जैसे कार्ल मार्क्स की अपन बात करें, कार्ल मार्क्स जो जो दार्शनिक है, वो परिकल्पनात्मक का है। उस व्यक्ति ने बिल्कुल सेट माइंड बना रखा है, दुनिया में जो भी घटना घट रही है उसके पीछे पैसा है, अर्थ है। मुझे नहीं पता इनके दिमाग में क्या फितूर सवार था। कार्ल मार्क्स ने साफ कहा, दुनिया में जो भी घटना घट रही है उसके पीछे पैसा है। यानी कि आप प्यार भी कर रहे हो तो पैसे के लिए कर रहे हो, राइट? ब्याह रचा रहे हो तो पैसों के लिए रचा रहे हो, बच्चे पैदा करो तो पैसों के लिए कर रहे हो। भैया, आपने जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया के दौरान जर्मनी में, इंग्लैंड में जो देखा, आप उसको पूरी दुनिया पर लागू नहीं कर सकते ना। कैसे लागू करोगे? मानवीय संबंधों के पीछे भावनाएं कोई चीज होती हैं, फीलिंग्स कोई चीज होती है, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कुछ परिस्थितियां होती हैं, उनसे प्रभावित होकर इंसान गतिविधि करता है। जैसे कार्ल मार्क्स का सबसे बड़ा फेलियर क्या है? कार्ल मार्क्स ने साफ कहा कि दो ही वर्ग हैं, एक तो पूंजीपति और एक मजदूर। आप जानते हो आज दुनिया पे सबसे अधिक राज मध्यम वर्ग करता है, जिसका जिसकी दूर दूर तक ना तो कल्पना करी ना व्याख्या करी किसने? कार्ल मार्क्स ने। तो इसकी आधी थ्योरी तो यही गड़बड़ हो गई। और आप जानते हो दुनिया में पैसा बहुत बढ़कर है, लेकिन दुनिया में सब कुछ पैसा नहीं है। सब कुछ पैसा नहीं है। मैंने कई अरबपतियों को फांसी के फंदे पर झूलते हुए देखा है। घर में शांति नहीं है। तो हर घटना के पीछे सिर्फ आर्थिक कारण नहीं होते। तो एक आप कार्ल मार्क्स ने क्या किया, इतिहास की भौतिक द्वंद्ववादी व्याख्या कर दी कि हर घटना के पीछे भौतिक कारणों वाला अंतर्द्वंद होता है, जो क्रांति को और वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। यही परिकल्पनात्मक है। मतलब आप एक कल्पना के आधार पर इतिहास की व्याख्या करते चले गए हो। आई थिंक, मैं समझता हूं आप लोग समझ जाओगे। यही बात कार्ड के द्वारा की गई है, और यही बात आप सारी बात को ढंग से पढ़ लीजिएगा। इनकी बात का विश्लेषण वही निकल कर आ रहा है जो मैंने आपके सामने किया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ये तमाम बातें जो हैं वो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दी हैं। आज आपको दिक्कत नहीं आएगी कि यूनिट बस अब समाप्त होने की तरफ है और इस क्लास का भी अब एंड हो जाएगा। कल मैं नेक्स्ट जो यूनिट होगी आपके सिलेबस के अनुसार वो लूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरी यूनिट आप बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, संतुष्टि के साथ समझने की स्थिति में आ चुके। देखो देखो, हर्डर को देखिए। हर्डर क्या कहता है कि मनुष्य तथा सौर मंडल के परिप्रेक्ष्य में वो इतिहास की व्याख्या करता है। मनुष्य ईश्वर की कृति है। मनुष्य ईश्वर की कृति है, यानी कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया। धार्मिक व्याख्या करना ये बहुत आसान है। यदि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया तो मम्मी पापा फिर क्या कर रहे हैं? ये कुंती के जमाने की व्याख्या नहीं है, ये हम धार्मिक व्याख्या नहीं कर सकते ना। हम जानते हैं कि बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। आप हर चीज के पीछे ये नहीं कह सकते ना कि ये बच्चे तो जी उसकी देन है, ये मानकर नहीं चल सकते ना। तो मेरा मतलब ये हंसी मजाक वाला नहीं है, ये मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि हमने हर चीज के पीछे, आपने कई लोगों को देखा होगा नहीं, बच्चे तो जी उसकी देन है। भैया, उसकी देन कैसे हो सकते हैं? तो मनुष्य केवल जो हर्डर ने कहा, इसने भी कल्पना करी तो किस लिए? कि ईश्वर की कृति है। जब ईश्वर ने रचना करी है तो फिर जिम्मेदार मनुष्य हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, यही बात हीगल ने कही है। हीगल के बारे में तो हम तो पहले कह चुके हैं कि प्रोफेसर वॉल्श ने हीगल को, आप जानते हैं, परिकल्पनात्मक ऐतिहासिक दर्शन का जनक या वास्तविक संस्थापक माना है। इतिहासवाद का भी इसी को माना गया है, प्रवर्तक जिसे आप कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अगला देखिएगा। कार्ल मार्क्स है, स्पेंगलर है। आप लोग देख लीजिएगा इनको, कभी यदि आपको दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। कुल मिलाकर सारी बातों की एक ही सार निकलकर यहाँ पर इन मतों में आ रहा है। इसी प्रकार का इब्न खल्दून जो आपने पढ़ा था, जिसको क्या बोलते हैं, इस्लामिक जगत का निराला इतिहासकार बोला गया, क्योंकि मैं पिछले 2-3 क्लासेस से लगातार चर्चा कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें ज्यादा टाइम नहीं दिया है। यदि मुख्य उद्देश्य की बात की जाए, देखो दोनों ही विचारधाराओं को समझने का प्रयास करेगा, अब आप समझ जाओगे। ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या परिकल्पनात्मक, देवीय कारकों अथवा संसार को नियंत्रित करने वाली शक्तिशाली
पारलौकिक चेतना के संदर्भ में किया जाता है, जिस पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं है। अब आप समझ रहे हो, ये जो सारी की सारी जो बात आ रही है, घूम फिर के इसके अंदर वही आएगा कि आप अपने इतिहास की पुनर्व्याख्या में उस कल्पना को, उस विचारधारा को, उस सिद्धांत को सामने रखकर ही बात कर रहे हो, परिकल्पनात्मक में, कि जो भी घटना घट रही है वो ईश्वर की इच्छा से घट रही है। तो फिर आप इतिहास के दर्शन में इतिहास के मूल कारणों को नहीं समझ रहे हो, आप तो ऐतिहासिक घटनाओं की धार्मिक व्याख्या जबरन थोपने का प्रयास कर रहे हो। बेचारा ईश्वर तो खुद कहीं दूर दूर तक जिम्मेदारी नहीं है। यदि मैंने किसी की प्रशंसा करी, इसमें इतिहासकार क्या करेगा क्या पता, इसमें ईश्वर क्या करेगा क्या पता, मेरा स्वार्थ हो। यदि मैं किसी गरीब अनाथ की सहायता कर रहा हूं, तो मेरा ये भी तो स्वार्थ हो सकता है ना, कि मैं भी यही चाहता हूं ईश्वर से कि मेरे को भी कोई मेरी इस स्थिति में मेरी सहायता करे। या क्या पता मैं लाइमलाइट, मीडिया, अखबार की लाइमलाइट में आना चाहता हूँ जी, फोटो खिंचवा कर मुंह बिगाड़ के सेल्फी ले लिया मैंने मोबाइल से, ये भी तो हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये नहीं देखना है कि जी ये भगवान की पूजा करता है तो भगवान से इसको प्रेरणा मिली कि जी आप दान दक्षिणा करिए, क्या पता इसके पीछे तुच्छ स्वार्थ हो। समझ में आ रही बात आपको? तो अब इसके यदि हम दूसरी तरफ देखें इसी बात को, तो वैज्ञानिक जो व्याख्या वो क्या कहता है, इतिहास में सामान्यकरण सिद्धांतों को प्रतिरूपित करके। सामान्यकरण सिद्धांत क्या है? जैसे विज्ञान कहता है सबसे पहले जिज्ञासा उत्पन्न होती है, फिर आप विश्लेषण अनुसंधान करते हो, फिर आप एकत्रित साधनों मतलब क्या करते हैं, हम एकत्रित करते हैं, हम समस्याओं को समझते हैं, उसके तह तक जाते हैं, किस कारण से कोई समस्या हुई होगी, फिर फाइनल हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। इसी प्रकार से इतिहास के अध्ययन की भी अपनी एक विशिष्ट प्रणाली है, जिसमें इतिहास का विश्लेषणात्मक दर्शन ऐतिहासिक ज्ञान के सामान्य रूप में केंद्रित हो गया, यानी कि आप इसमें किसी बाह्य कारक को, जैसे दैवीय डिवाइन फैक्टर्स का जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं। इतिहास दर्शन के इस स्वरूप का मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्यों का मेटरलिस्टिक यानी कि भौतिक एनालिसिस करना है। उसका संबंध बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उसका संबंध संपूर्ण मानवता से न होकर व्यक्ति विशेष से होता है। इसीलिए इतिहास दर्शन के इस स्वरूप को, यानी कि एनालिटिकल अप्रोच को, विषयनिष्ठ इतिहास दर्शन भी कहते हैं, सब्जेक्टिव इतिहास दर्शन भी कहते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आती है कि वस्तुनिष्ठता वैज्ञानिक विधा की, यानी कि विधा माने कला की विशेषता है, और वैज्ञानिक विधाओं में आस्थावान इतिहासकार भी इतिहास को वस्तुनिष्ठात्मक विशेषताओं से अलंकृत कर, यानी कि अपनी विचारधारा, अपने क्या कहना चाहिए, पूर्वाग्रह, बिना बायस हुए, प्रेजुडिस्ड हुए, को उसमें समाहित किए बिना उसी रूप में व्याख्या कर रहा है, वो उनका वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहा है जिस रूप में वो सामने है। जैसे उल्का पिंड गिरता है तो साइंस कभी ये नहीं कहता जी ऊपर इंद्र भगवान जी नाराज हो गए होंगे, और इंद्राणी जी या पति पत्नी लड़ गए होंगे, देवी देवता लड़ गए होंगे, ऊपर से खुदा नाराज हो गया होगा, वो काफिरों पर कहर बरसा। हम वो उस तरह की व्याख्याएं नहीं कर सकते हैं कि जी वो पत्थर फेंक रहे होंगे पति पत्नी, वो ऊपर जो देवी देवता हैं, एक पत्थर छिटक कर धरती पर तेजी से आ गया इसलिए उल्का पिंड गिरा। ये चीजें नहीं होती है। आप ग्रेविटी है या कई प्रकार का जो भी सौर मंडल की जो भी, यूनिवर्स की जो भी फिजिकल एक्सप्लेनेशन होते हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, उनके द्वारा आप उल्का पिंड के गिरने की व्याख्या करते हैं। तो इतिहास जब इस तरह से व्याख्यायित किया जाता है, जब अध्ययन किया जाता है, तो फिर आप उसे कहते हैं कि उसका आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक दर्शन है। तो इसके अंदर इतिहास चिंतन की मूलभूत समस्याओं पर विचार किया जाता है, ना कि ये माना जाता है अरे साहब ये तो बेचारा, ये तो इसके तो भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ था, इसके तो ग्रह ग्रह गोचर में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए ऐसा होके रहेगा। ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल गेट्स ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही कि यदि आप गरीब पैदा होते हो तो इसमें आपको कोई दोष नहीं है, लेकिन आप गरीब होकर मरे इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप ही हो। पुरुषार्थ तो करना होगा, आप हर चीज के पीछे, आप धर्म को भी यदि देखें, जितना मैं अपने 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 अध्यात्म को समझता हूँ, अपने दर्शन को समझता हूँ, भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि कोई और कारक है, वो एक ही बात कहता है तो सिर्फ आस्था रख, लेकिन कर्म तो करना पड़सी, कर्म तो आपको करना ही होगा। कभी भी ईश्वर ने ये नहीं कहा कि बालाजी को 100 मणि कर देना, उसको 100 मणि कर देना,
तू मेरे को क्या बोलते हैं याद करके चादर तान कर सो जा, ये नहीं कहा है, साफ कहा है कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतु भूर्भुवः स्वः कर्माणि, साफ कहा है कर्म तुम्हें करना होगा, फल की चिंता मत करो, कर्म किए जाओ, तुम्हें परिणाम अवश्य मिलकर रहेगा। और इसके अलावा कोई और हो जिसने इस तरह की व्याख्या पढ़ी हो, आओ ना हवेली पर, हम इंतजार करें। पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो दर्शन है, जो धर्म का, अध्यात्म का जो मूल है, वो भी यही कह रहा है कि आप हर चीज के पीछे आप ईश्वर को जिम्मेदार नहीं मान सकते। आपके कर्म जो होते हैं उनका फल ही, आप यदि इसका यदि आप आध्यात्मिक चिंतन भी करना चाहें, तो कुल मिलाकर जो विश्लेषणात्मक जो दर्शन है वो समस्याओं पर विचार करता है, समस्याओं पर, ना कि किसी प्रभावी शक्ति पर। यहां पर क्या होता है परिकल्पनात्मक में, जो पहला वाला जो स्वरूप है, यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो विचार होता है वो किसी ऐसी शक्ति के प्रति होता है जिसके द्वारा समस्या वो उत्पन्न हुई, कि या जो घटना घटी। लेकिन जो दूसरा जो आपके सामने है वो क्या कहता है कि जो समस्या घटी, पहली बात तो समस्या क्या है, घटी तो क्यों घटी, इसकी सामाजिक आर्थिक तमाम तरह की, तो ये वैज्ञानिक विधि आती है। प्रमुख विचारक की बात की जाए जिसको आपने कहा है स्पेक्युलेटिव यानी कि परिकल्पनात्मक, उसमें इब्न खल्दून हो गया जिसको इतिहास जगत का निराला इतिहासकार भी कहा गया, बिको हो गए, कांट हो गए, हर्डर हो गए, और क्या बोलते हैं हीगेल हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, राइट। नेक्स्ट अगला देखिएगा, इधर यदि बात की जाए तो कॉलिंगवुड हो गए, क्रोचे हो गए, डिल्थे हो गए, ऑक्सफोर्ड हो गए हैं। पारंपरिक प्रचलित मत मैं पहले कह चुका हूं, चाहे यूनानी इतिहास की विचारधारा हो, ये एक ही बात कहते हैं जी, बार बार अब बात निकल कर वही आएगी, क्या बार बार आप इन चीजों को देखोगे, देवी आदेश के अनुसार चलता है। भारतीय अवधारणा भी इतिहास में ईश्वरीय हस्तक्षेप को मानकर चलती है, राइट। इस्लाम में तो सब कुछ ही जीवन का अंत, आरंभ, खुशी, सब कुछ ही माना गया है खुदा को, तो वहां पर भी फिर ईश्वर ही प्रधान होकर माना जाता है। आप समझ सकते हो आजकल इवन इतनी अवैज्ञानिक चीजें हैं कि आप आतंकवाद की घटना को भी कहीं ना कहीं ये मानते हो जी कि आपको फना होना है और जन्नत में ऐसा मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं पर किसी भी पैगंबर ने या किसी ने भी इस तरह की बात की हो, एक धर्म का जो सच्चा स्वरूप होता है। लेकिन जो उसको मानने वाले जो लोग होते हैं, जो बिल्कुल चंगू मंगू टाइप के जो लोग होते हैं, वही किसी धर्म को की महानता को समाप्त करते हैं, उसको बदनाम करते हैं, उसे कटघरे में खड़े करते हैं। इसलिए मैं कई बार मैं खुद भी बोलता हूं कि धर्म को सभी मानते हैं लेकिन धर्म की कोई नहीं मानता। तो यदि कोई व्यक्ति गलत है तो हम उसके आधार पर पूरे धर्म को या पूरे जगत को, जो भी एक समाज या धार्मिक जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि यदि ऐसा होता तो किसी भी एक धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले सभी लोग फिर खराब होते। इसलिए सब कुछ जो डिपेंड करता है ये ईश्वर पर डिपेंड नहीं है, आपकी परिस्थितियां क्या है, आपको ब्रेन वॉश किस प्रकार से किया गया उस पर डिपेंड करता है। इसकी व्याख्या यदि भौतिक जगत के रूप में की जाएगी तब तो विश्लेषणात्मक कहलाएगा, और यदि आप इस रूप में करोगे जी कि ये तो बालाजी महाराज की इच्छा थी, ये तो खुदा की इच्छा थी, तो पक्की बात है फिर वो परिकल्पनात्मक होगी, वही अवैज्ञानिक भी हो गया। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूं चिंतन की इकाई या अध्ययन की इकाई क्या है, तो परिकल्पनात्मक में आप साफ देख रहे हो चिंतन की इकाई या अध्ययन की इकाई संपूर्ण मानवता है, जबकि यहाँ पर व्यक्ति विशेष है। अब आप देखिएगा कितना आसान हो गया टॉपिक, आज पढ़ते 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 इस प्रकार से लास्ट एंड है ये। और इसमें यदि प्रेरक शक्ति की बात की जाए तो साधारण सी बात है, अब तक आप लोगों ने देख लिया यार, अच्छे से देख लिया। इसमें देवीय कारक है और इसमें तो जो है वो मनुष्य है, मनुष्य की जो मानव जगत जो समस्याएं परिस्थितियां हैं वो है। इतिहास का पुनर्निर्माण, इतिहास का पुनर्निर्माण इसमें तो एक ही कल्पना के द्वारा किया जा रहा है कि जी ईश्वरी इच्छा है। यहाँ पर ऐतिहासिक साम्यवाद के तहत समस्याओं के मूल तक जाया जा रहा है, जिसके अंदर सबसे पहले आकस्मिकता, आवश्यकता और तर्क। देखो आकस्मिकता क्या होती है कि अचानक से यदि कोई घटना घट रही है तो कुछ ना कुछ उसके लिए विशेष परिस्थितियां होंगी। आवश्यकता, आवश्यकता का मतलब है जिज्ञासा, कि अब आपको यह जानना पड़ेगा कि जो सडनली जो घटना घटी, जो पहले से विचारी नहीं गई है, जिसके लिए जिसके संदर्भ में घटना घटी वो उससे अनजान था। तो जब ये आवश्यकता पैदा होती है जिसको हम कहते हैं क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, कि ऐसा क्यों हुआ, फिर हम उसका तार्किक चिंतन करते हैं, तार्किक वैज्ञानिक चिंतन करते हैं।
और उसके द्वारा फिर इतिहास का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। इसकी भी आलोचना की गई है। देखो ये तो पक्की बात है, इसकी तो आलोचना की ही जाएगी, क्योंकि ये ईश्वरीय है। तो इतिहास दर्शन का स्वरूप विचारों पर आधारित था, तथ्यों पर नहीं। तथ्यों पर होता, तथ्यों का वैज्ञानिक अन्वेषण होता। ये तो विचारों पर आधारित है। और विचार क्या है कि जी हर घटना के पीछे ईश्वर जिम्मेदार है। इसीलिए चार्ल्स ओमेन ने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ल्स ओमेन ने परिकल्पनात्मक के लिए साफ शब्दों में कहा है, इतिहास दार्शनिकों को इतिहास का दुश्मन माना गया है। इतिहास दार्शनिकों को इतिहास का दुश्मन माना गया है, क्योंकि इतिहास जो है वो अतीतकालीन भौतिक मानव जगत का है। आपने उसकी भी धार्मिक व्याख्या कर दी। तो जिसका इतिहास लिखा जा रहा है वो जगत में मौजूद था, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार उसको माना गया जो जगत में नहीं है, जिसको आप ईश्वर कहते हो। इसी प्रकार से ट्रेवलियन ने भी इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इतिहास का कोई दर्शन नहीं होता है। जबकि मैं दूसरी तरफ बात करूं तो विलियम ड्रे ने जो हैम्पल है, इसकी ऐतिहासिक व्याख्या में वैज्ञानिक विधि के प्रयोग की आलोचना की है। ये दोनों तथ्य आपके सामने हैं, दोनों दर्शन आपके सामने हैं। ये लास्ट में टर्मिनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट मैंने डाला है, हिस्टोरिसिज्म क्या है, राइट, काफी अच्छी चोरी, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री हम किसे कहते हैं, क्लियोमेट्रिक हम किसे कहते हैं, तमाम चीजें जो मेरी अपनी एक आदत है, मेरा अपना एक विशिष्ट तौर तरीका है इतिहास को लिखने का, समझने का, पढ़ाने का, पढ़ने का, आप लोग जानते हो। थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइएगा ये क्लास कैसी लगी आपको, समझ में आई या नहीं आई, या लगातार मैं ही बोलता चला गया। और आपकी, मुझे लगता है यदि नैया पार, मतलब जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल कितना आया है, क्या आप विचार करते हैं इस क्लास के बारे में, या आपको लग रहा है कि पैसा व्यर्थ ही हुआ। ये तो बड़ी आसान सी चीज है, इसे तो हम घर पे भी बहुत आसानी से पढ़ सकते थे। बताइएगा क्या